लालपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। किशन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, नहीं खाने के लिए कोई साधन था। किशन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर किशन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना ही अपना घर है और ना ही अपनी कोई ज़मीन। हमारा बेटा दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहता है और उसके बदले में उसे जो पैसे मिलते हैं हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। उसने बचपन में बहुत परेशानियां देखी है, कभी उसने हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। किशन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन किशन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। किशन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख किशन तुरंत लालाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, बहुत उदास लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी चिंता में हैं। मुझे बताइए, क्या पता जो आपकी कोई सहायता कर सकूं। किशन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती? चल यहाँ से जा और अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है, सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से काम करता रहूँगा तो किस्मत भी मेरे तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किशन की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे किशन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को सुकून मिला है। इतनी परेशानी में भी तू अपनी ज़िंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए पिता के सामने जिद करता तो वो मुझे समझाते थे, बेटा किशन, हमारे पास इतना धन नहीं है मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर मेरी बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है, बदलाती रहती है। वैसे जिंदगी के हालात भी बदला जाते हैं। बस धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे ज़रूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ? एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल जाए। अरे किशन, मैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे ये परेशानी का कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए, तो क्या पता आपकी परेशानी का हल निकल ही जाए। तो सुनो किशन, हमारे गांव में मेरे पिता की ज़मीन थी जो काफ़ी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। जो पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के सारे लोग उन्हीं के साथ है। जो कितने भी मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तो उन लोगों ने ज़मीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरी ज़मीन मेरे हाथों में से निकल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। सेठ जी, अगर आप कानून का सहारा लेके भी आप जमीन लेने की सोचेंगे तब भी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किशन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब तो मैं सोच सोच कर तंग आ गया हूँ, क्योंकि मेरी ज़मीन जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। किशन ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल तो होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस ला सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ किशन, वह क्या तरीका है? किशन ने लालाराम को अपनी सारी तरकीब बताई। तरकीब सुनकर लालाराम किशन से कहता है, अरे वाह किशन, तुम तो बहुत समझदार हो। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी ज़मीन मुझे ज़रूर मिल जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यह तेरी योजना सफल हो गई तो मैं अपनी ज़मीन का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अरे मालिक,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी ज़मीन का हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है? किशन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। किशन फिर से अपने काम पे लग जाता है। अगले दिन विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया है कि आपके यहाँ काम करने के लिए मजदूर की ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? और तुमको किसने कहा कि यहाँ मजदूर की ज़रूरत है? यहाँ किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पासी के गांव में रहता हूँ। काम के तलाश में हूँ। इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल तो कोई भी काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है आप तो गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत जमीन है, इसलिए आपको मजदूरों की जरूरत रहती है। मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए मैं चलता हूँ। आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं दूसरी जगह काम देख लेता हूँ। किशन वहां से जाने लगता है। तभी जगत विनोद को बुलाकर रोकने को कहता है कि लाला राम उन लोगों को क्या बताया। अरे भाई, इधर आओ, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। किशन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी। अब जो कुछ भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कर रहा था। सेठ जी, मैं पहले लाला राम के यहाँ काम करता था। वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता था। इतनी मेहनत करने के बाद वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल उससे मेरी बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लाला राम से बहस हो रही थी तब गुस्से में मुझे कहा पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने उससे गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद से सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने के लिए लोगों की लाइन और भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूरी हमारे यहाँ करता है उनको उनके मेहनत के हिसाब से बिल्कुल सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ आपकी बराबरी नहीं कर सकता। जगत और विनोद किशन की बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। तो चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे और ईमानदार इंसान लगते हो। खेत में काम करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। जगत अपने बेटे विनोद से बोल, विनोद बेटा, ये किशन तो बहुत ही मेहनती है। अकेला ही 4 लोगों का काम कर लेता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। किशन बहुत ही मेहनती है। इसके जितना काम कोई और नहीं कर सकता है। ये पूरा दिन अकेला काम करता रहता है। किशन की मेहनत जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों की चक्कर लगा रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि किशन इतने देर तक भी काम कर रहा था। किशन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम करो। तुम बहुत मेहनती हो किशन। आज काम छोड़ दो और घर जाके आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जगत और विनोद खेत को किशन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगले दिन जब वे अपने खेत पे लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इस जमीन के कागज भी है। फिर तो तुम दोनों को जेल में डालना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? हम कुछ समझे नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है।
थानेदार के कहते ही बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं कि वहां उनकी जमीन में एक लाश पड़ी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था, यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और हमारे खेत में कैसे आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारते हो और फिर दफना देते हो। नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये लाश किसकी है। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो तुम दोनों को कम से कम उम्र कैद की सजा तो जरूर होगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाते लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें नहीं पता कि ये लाश किसकी है और यहाँ पे कौन गाड़ के चला गया। इस मामले में बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोची। तभी किशन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? किशन देखो, पता नहीं ये कंकाल यहाँ पे कैसे आ गया। ये तो बहुत गंभीर बात है। किशन, पता नहीं कि ये कंकाल यहाँ पे कैसे आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसको हमने मार के यहाँ गाड़ दिया है। अब तुम ही कुछ उपाय सोचो जिससे हम ये परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में बातचीत करते हुए देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम बाप बेटों में से कोई एक को तो जेल जाएगा। अब तुम ही तय कर लो कि एक कौन जेल जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा समय दीजिए, हम तय कर लेंगे कि जेल कौन जाएगा। किशन, जगत और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल जाना नहीं चाहता। किशन भाई, कुछ सोचो जिससे हम दोनों जेल जाने से बच सके। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर लग तो रहा है कि काफी पहले जमीन में दबाया गया होगा। देखो किशन भाई, सच कहूँ तो ये जमीन थोड़े महीनों पहले ही मैंने लालाराम से हड़प ली थी। विनोद की बात सुनकर किशन ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या कहा मालिक? आपने ये जमीन हड़प ली थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे साफ साफ बताइए। जगत ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी किशन को बताई। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेंगी। जल्दी बताओ किशन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह जमीन या आप दोनों की जान? इसमें थूकने वाली क्या बात है? जमीन से ज्यादा प्यारी हमारी जान है। तो एक काम कीजिए मालिक, अब पहले जाकर थानेदार साहब को बताइए कि ये जमीन सेठ लालाराम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही बस काम करने के लिए ली थी, बाकी का काम मैं संभालूंगा। अरे किशन, इससे तो हमारी जमीन छीन जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? नहीं मालिक, अब शायद मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे ये जमीन लालाराम की है तो पुलिस किसी गिरफ्तार नहीं करेंगी, सिर्फ लालाराम को। और जब लालाराम जेल जाएगा तब आप ये जमीन कब्जा कर लेना, जिससे आप लोग जेल जाने से बच जाओगे और जमीन आपकी पास रहेगी। किशन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे तंग रह गए। वाह किशन भाई, तुम तो बहुत ही होशियार हो। आज तक तुमने अपने काम से हमें खुश किया था। तुम्हारी बुद्धि से आज हमारी जान भी बच जाएगी। उसके बाद तीनों थानेदार के पास जाकर और किशन ने जो कुछ कहा था वही बातें दोनों बाप बेटे ने बताई। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। ये जमीन हमने काम करने के लिए लालाराम सेठ से लिया था। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन लालाराम सेठ की ही है। हमको माफ कर दीजिए लालाराम सेठ जी, ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी और हम जमीन भी वापस कर देंगे। जमीन के लिए कभी अपनों से झगड़ना मत, क्योंकि बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। और किशन, तुमने मेरी मदद की, अब इसलिए ये जमीन अब तुम्हारी। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किशन, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या कहा था कि मेहनत करते रहोगे तो तकदीर के दरवाजे जरूर खुलेंगे। तो समझो कि तुम्हारे दरवाजे खुल गए। इस तरह किशन की बुद्धि से बाप बेटे को सबक मिल गया और किशन को अपनी मेहनत का फल मिल गया।